हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, मेंटेनेंस को लेकर के सभी के मन में, चाहे वो पति है चाहे पत्नी भी है, दोनों के मन में रहता है कितना बंधेगा, कैसे बंधेगा, बंधेगा या नहीं बंधेगा, कितनी देर में बंधेगा, किन आधारों पर बंधेगा, और बहुत सारे सवाल होते हैं। दोस्तों, ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की न्यू गाइडलाइंस 2025 की मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिसमें खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो फैक्टर्स बता दिए हैं जिनके आधार पे अब मेंटेनेंस डिसाइड होगा। अब ये सारे फैक्टर्स पति और पत्नी दोनों के लिए ही उपयोगी हैं, क्योंकि दोनों को समझ में आता है इससे कि आपका जो मेंटेनेंस है उसका निर्धारण एक्चुअल में कैसे होता है, और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। और रिसेंटली अब जो मामले आ रहे हैं, उन मामलों में जो कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस को रिलाय भी कर रही हैं, इनको आधार बना करके निर्णय पारित कर रही हैं। तो ये गाइडलाइंस आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन नई गाइडलाइंस में जो 8 फैक्टर्स बताए हैं मेंटेनेंस को तय करने के लिए, वो एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आप चाहें तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन गाइडलाइंस में सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया वो है पार्टीज का स्टेटस, सोशल एंड फाइनेंशियल। तो यानी पति हो या पत्नी हो, पार्टीज में दोनों आ गए, दोनों का सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा। फाइनेंशियल तो सेम हो गया, कौन कितना कमाता है, लेकिन सोशली में सब कुछ ओवरऑल आ जाता है कि आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में क्या है, आपका जो घर है वो कितना बड़ा है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, या फिर समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है। ये सारी चीजें ओवरऑल मिला के आपका जो है वो सोशल स्टेटस बनता है। इसके बाद दोस्तों, इस गाइडलाइन का दूसरा जो पॉइंट है, वहां पर एक शब्द यूज हुआ है रीजनेबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड चिल्ड्रन। मतलब आपने देखा होगा कि कई बार पति की अर्निंग 50,000 होती है, लेकिन पत्नी अपने एफिडेविट में दिखा देती है कि मेरा तो जो है खर्चा ही वो 1,00,000 रुपए है। तो ऐसा नहीं। अब मान लो सिटी पे भी डिपेंड करता है, बैंगलोर का खर्चा अलग है और कानपुर का अलग है। तो बैंगलोर वाला जो खर्चा है वो कानपुर में रहकर अगर आप मांग रहे हैं तो उसको रीजनेबल नहीं कहा जा सकता। तो यानी जो वाइफ की नीड्स हैं, बच्चों की नीड्स हैं, वो रीजनेबल भी होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा फीस ही दिखा दी जाती है बच्चे की 1,00,000 रुपए, या जबरदस्ती उसे किसी बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है फादर की कंसेंट के बिना, और फादर की इनकम उतनी होती नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सब पर विचार रीजनेबल के तहत किया जाएगा, यानी जो नीड्स हैं पत्नी की और बच्चे की वो रीजनेबल होनी जरूरी है। इन गाइडलाइंस का जो तीसरा पॉइंट है, इसमें पार्टीज की क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस को देखा जाएगा, यानी क्वालिफिकेशन को भी देखा जाएगा। मींस कई बार होता है कि आपकी वाइफ काम तो नहीं करती, लेकिन वो पीएचडी होती है, या फिर एमएससी होती है, या फिर एमफिल होती है। तो यानी दोनों पार्टीज की क्वालिफिकेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा, और दोनों पार्टीज का जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, कौन क्या करता है, उसको भी ध्यान में रखकर उसके आधार पर मेंटेनेंस तय किया जाएगा। इन गाइडलाइंस का चौथा पॉइंट है कि जो एप्लीकेंट है यानी पत्नी है, उसकी इंडिपेंडेंट अपनी खुद की इनकम कितनी है, उसके पास कितनी एसेट्स हैं, इस चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पत्नी कहे मेरे पास तो इनकम नहीं है, लेकिन वो 2 करोड़ का एक हाउस ओन करती है, तो वो जो एसेट उसकी है, उसकी जो वैल्यूएशन है, उसको भी अब ध्यान में रखा जाएगा। इन गाइडलाइंस का पांचवा पॉइंट है वाइफ का जो स्टेटस है, जो वो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में मेंटेन करती थी, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि उस स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। इन गाइडलाइंस का छठा पॉइंट है, यदि कोई सैक्रिफाइस किया गया है एम्प्लॉयमेंट का फॉर फुलफिल एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ये नहीं है कि आप ये कह दें हाँ जी पत्नी तो जॉब में थी, लेकिन पत्नी का ये कथन है कि भाई बच्चे मेरे छोटे थे, मैं जॉब कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी। तो ये एक तरह से एम्प्लॉयमेंट सैक्रिफाइस हो गया फॉर फुलफिलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इस चीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। इन गाइडलाइन के 7वें पॉइंट में बताया गया लिटिगेशन कॉस्ट के बारे में, यानी कि रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट फॉर नॉन वर्किंग वाइफ। यानी नॉन वर्किंग वाइफ यदि केस कर रही है, वो लिटिगेशन कॉस्ट मांगती है, तो वहां पर उसको लिटिगेशन कॉस्ट दी जा सकती है, लेकिन वो रीजनेबल होनी चाहिए। इसके बाद इन गाइडलाइंस का जो 8वां पॉइंट है वो हस्बैंड के लिए है कि हस्बैंड की जो फाइनेंशियल एक्चुअल कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखा जाएगा, उसकी जो लायबिलिटीज है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ साथ उसके जो मेंटेनेंस ऑब्लिगेशंस हैं, जो लिटिगेशन के उसके खर्चे आते हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा। इट मीन्स इसका सीधा सा मतलब हो गया कि हस्बैंड के पास यदि 50,000 रुपये महीना आ रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि सीधा 50,000 ही उसकी इनकम कंसिडर कर ली। उसके अंदर हो सकता है उसके कुछ लायबिलिटीज भी हो, वो सारी लायबिलिटीज को भी कंसिडर किया जाएगा मेंटेनेंस लगाते टाइम। अब इसका मतलब आप ऐसे भी नहीं समझ सकते कि उस सैलरी में से वो सारी चीजें घटा दी जाएंगी जो उसकी लायबिलिटी है, उसके बाद जो बचेगा उस पर वाइफ का मेंटेनेंस कैलकुलेट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन मेंटेनेंस लगाते हुए इन सब चीजों को भी कोर्ट ध्यान में रखेगा। तो ये टोटल ये जो नई गाइडलाइंस है, इनमें ये 8 पॉइंट दिए गए हैं, और अभी कुछ जजमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जहां मैंने देखा कि वो जजमेंट्स इन्हीं गाइडलाइंस को आधार मानते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए
पास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में एक वृहद स्तर पर इसका यूज हो सकता है। एक लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। इस जजमेंट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।